नमस्कार मित्रों, ऑप्टिक्स के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 12, उसकी बात कर रहे हैं। पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था सूक्ष्मदर्शी के बारे में, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आज हम बात करने जा रहे हैं दूरदर्शी के बारे में, और वो भी खगोलीय दूरदर्शी। तो सबसे पहले तो ये देखिए दूरदर्शी है क्या, और उसके बाद हम इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए कि एक ऐसा दूरदर्शी है जिससे अत्यधिक दूर स्थित पिंडों के स्पष्ट प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। यानी एक इस प्रकार का दूरदर्शी है जिसके द्वारा बहुत बड़े प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं, पहली बात तो। और दूसरा, बहुत ज्यादा या फिर अनंत पे जो पिंड स्थित है उसके स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें भी दो उत्तर लेंस होते हैं। जिस तरीके से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आपने देखा है, ठीक उसी तरीके से पहला वाला लेंस जो अभिदर्शक लेंस कहलाएगा, और दूसरा वाला लेंस जो नेत्रिका लेंस कहलाएगा। तो दोनों लेंस इसमें भी व्यवस्थित होते हैं। और बड़ी फोकस दूरी का एक लेंस होता है जो कि पहले व्यवस्थित होता है, जिसे हम अभिदर्शक लेंस कहते हैं, और एक छोटी फोकस दूरी का नेत्र लेंस होता है जिसे हम नेत्रिका लेंस के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम के द्वारा पहला जो उत्तर लेंस आप देख रहे हो, एक बड़ी फोकस दूरी का लेंस है, अभिदर्शक लेंस कहेंगे, और ओ से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में देखा है। उसके बाद एक छोटी फोकस दूरी का उत्तर लेंस जो यहाँ व्यवस्थित होता है नेत्र के सामने, यानी कि एक प्रेक्षक यहाँ से देख रहा होता है, बड़ी दूरियों को यहाँ से देख रहा होता है। तो नेत्र के समीप ये वाला लेंस है, नेत्रिका लेंस हम कहेंगे। और यहाँ इधर की साइड पिंड है, जिस पिंड का प्रतिबिंब आप बनाना चाह रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे अभिदर्शक लेंस। तो बात क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। ये जो लेंस आप देख रहे हो, दोनों लेंस की जो व्यवस्था है, इसी व्यवस्था को हम खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं, और खगोलीय पिंडों के प्रतिबिंब भी बनाए जा सकते हैं। बात करते हैं इसकी आवर्धन क्षमता की, कि इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि आवर्धन क्षमता इज इक्वल टू यंत्र से देखने पर बना दर्शन कोण। यंत्र से जब आप देख रहे हो तो जो दर्शन कोण बनता है बीटा, जिसे हम कहते हैं, और खुली आंख से देखने पर बना दर्शन कोण, और उसे हम कहते हैं अल्फा। इन दोनों के अनुपात को इसकी आवर्धन क्षमता कहेंगे। अब दर्शन कोण के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं कि आंख पर जो कोण बनता है दोनों किरणों की वजह से, उस कोण को हम दर्शन कोण कहते हैं। ध्यान दीजिए, यदि मैं पहले वाले लेंस की बात करूं, यानी कि अभिदर्शक लेंस की बात करूं, तो इसके लिए दर्शन कोण अगर यंत्र से आप देख रहे हो तो दर्शन कोण जो बनेगा वो यहाँ पर बीटा होगा, क्योंकि यंत्र से देख रहे हो तो नेत्र यहाँ होना चाहिए, तो यंत्र में से होकर आगे दिखेगा, तो ये दर्शन कोण होगा आंख पे, या फिर ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप यंत्र से नहीं देख रहे हो, केवल आंख से ही देख रहे हो, तो अब तो यंत्र पीछे हो गया, आंख यहाँ होगी, तो यहाँ से आपको दिखेगा, तो आंख पर बना डायरेक्ट जो कोण होगा वो कौन सा होगा, अल्फा। कहने का मतलब यह है कि यंत्र से देखने पर बना कोण यहाँ पे बीटा होगा, और बिना यंत्र से यानी कि केवल आंख के द्वारा देखा गया जो कोण होगा वो कोण होगा आपके अल्फा। और बीटा और अल्फा के अनुपात को ही आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो आप सबसे पहले तो सुनिए कि इस लेंस की अगर मैं बात करूं, यानी कि अभिदर्शक लेंस के बारे में देखें, अभिदर्शक लेंस, और इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि बीटा बाई अल्फा तो होगा ही। अच्छा, यहाँ पे आप एक त्रिभुज देख रहे हो, ये वाला, और इस त्रिभुज में अगर मैं इस अल्फा को tan अल्फा ले लूं तो क्या माजरा होगा, tan अल्फा इज इक्वल टू, तो लंब बटे आधार, यानी कि a डैश b डैश इसका लंब है, और आधार यहाँ पे आप देख रहे हो कि FO है, तो सीधी सी बात है कि a डैश b डैश बाई FO ये रहेगा tan अल्फा। और यदि मैं tan बीटा की बात करूं, भाई ये अगर बीटा कोण है तो ये भी बीटा होगा, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, बराबर होंगे, तो ये वाला बीटा है। अगर मैं tan बीटा की बात करूं तो लंब बटे आधार फिर से हो जाएगा। अब की बार यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, भाई ये जो आप a डैश b डैश देख रहे हैं, ये पहले वाले लेंस के लिए तो प्रतिबिंब है, और दूसरे वाले लेंस के लिए क्या है, बिंब। और बिंब दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, तो u e यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये वाला लेंस कौन सा है, e वाला हम इसे बोल रहे हैं, तो u e होगा, और a डैश बाई b डैश हो जाएगा। तो यहाँ पे tan बीटा इज इक्वल टू a डैश b डैश बाई u e। अब ध्यान दीजिए कि दोनों ही दूरियां ध्रुव से मापी जानी है। जब मैं FO को माप रहा था, मैं इस वाले ध्रुव से माप रहा था, तो धनात्मक होगी, और यदि इसको मापना है
दूसरे लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो बिंब दूरी है ध्रुव से मापी जानी है आपतित किरण की उल्टी दिशा में, इसका मतलब ये कौन सी हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ यूवी जो होगा वो माइनस में होगा। अब अगर इन दोनों से मैं निकालना चाहूं तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, बीटा बाई अल्फा, यानी कि tan बीटा बाई tan अल्फा। अगर आप देखें तो a डैश b डैश बट्टे माइनस यूवी हो जाएगा, और उसके बाद a डैश b डैश बट्टे f और o हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, दोनों तो आपस में कैंसिल है ही। आगे अगर देखो तो tan बीटा बाई tan अल्फा इज इक्वल टू f को तो ऊपर चला गया बट्टे माइनस यूपी। ये वाली सिचुएशन आपको मिली है। दोनों कोणों का जो अनुपात है, यानी कि बीटा और अल्फा का जो अनुपात है, वो आपको कुल मिला के ये मिला है। अच्छा, दोनों कोणों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्तन समता कहते हैं, जो कि हमारे पास FO और UP ये वाली मिली है। तो इसे मैं कह दूंगा समीकरण नंबर 1। ये लीजिए समीकरण नंबर 1 आपको मिल चुका है। किसके लिए, यानी कि इसकी आवर्तन क्षमता जो है FO और माइनस UP हो जाएगी। आगे अगर देखा जाए, भाई मैंने आपको पहले बोला है कि स्थितियां दो ही हो सकती है। कौन सी दो स्थितियां हो सकती है, पहली स्थिति की जब प्रतिबिंब कहां पर बने, D पर बने, और दूसरी स्थिति जब प्रतिबिंब कहां पर बने, अनंत पर बने। एक तो प्रतिबिंब D पर बने और दूसरा प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने। यदि प्रतिबिंब D पर बनेगा, यदि प्रतिबिंब D पर बनेगा तो हम बिंब दूरी क्या लेंगे, D लेंगे। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब दूरी D लेंगे, तो ये प्रतिबिंब दूरी D हो जाएगी। तो लेंस फॉर्मूले में अगर हम इसका मान रखें तो क्या होगा, मैं यहाँ पे पहली कंडीशन लिखता हूं कि जब प्रतिबिंब कहां बने, D पर बने। जब प्रतिबिंब D पर बने, यदि प्रतिबिंब D पर बनेगा तो क्या होगा, लेंस सूत्र आप देख ही पा रहे हो, ये वाला V माइनस U हो जाएगा। अच्छा, प्रतिबिंब D पर बना है तो प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी आपकी, D हो जाएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/f, सेम टू सेम पड़ा है। अच्छा, प्रतिबिंब दूरी जो कि आपके पास है D माइनस, लेंस फॉर्मूले में माइनस ही होता है। अच्छा, बिंब दूरी की यदि बात करें तो बिंब दूरी आपके पास कितनी है, तो ये लीजिए मैं बिंब दूरी देखता हूं इसकी एक बार, कि पहले लेंस के लिए बिंब दूरी को अगर देखा जाए तो वो आपके हो जानी है, यहाँ पे जो बिंब है वो आपका यहाँ पे A भी पड़ा है, और बिंब दूरी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं तो UO हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बिंब दूरी को रखता हूँ UO, ये हो जाएगी आपके पास बिंब दूरी। अगर बिंब दूरी को मापना है तो वो भी माइनस में हो जाएगा, UE होगा, तो ये भी माइनस में है। अगर दोनों को देखा जाए तो D और प्लस 1/UE ये वाला हो जाएगा। अगर यहाँ से UV को निकाले तो क्या हो जाएगा, ये D हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा F। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखो UE का मान, तो D और क्या हो जाएगा F, UE निकालो तो क्या हो जाना है यहाँ पे, D और F तो इसका लसअप रहेगा, और D प्लस F, ये समीकरण बन गई। तो 1/बिंब दूरी इज इक्वल टू 1/D प्लस 1/F हो जाएगा। यहाँ पक्षांतर करने के बाद अगर यहाँ से आप UE का मान निकालो तो वो कुल मिला के आपको मिलेगा। यहाँ आपको पहले इसका लसअप ले लेना है, तो मिल जाएगा D और F और D प्लस F 1/UE के बराबर। अगर केवल UE का मान निकालोगे तो क्या होगा, केवल UE का मान निकालोगे तो DF हो जाएगा और बट्टे DF बट्टे D प्लस F हो जाएगा। तो ये अब जो UV का मान आपको प्राप्त हुआ है वो समीकरण 1 में रख के देखना है आपको क्या मिलता है। तो ये लीजिए, ये मैंने समीकरण 1 में मान रखा, M इज इक्वल टू समीकरण 1 आपके पास ये वाली है माइनस UE। UE का मान जैसे ही यहाँ पे पुट किया तो क्या मिला, FO बट्टे, यहां से मैं ये रख देता हूं DF और D प्लस F, DF हो जाएगा और D प्लस F हो जाएगा। यहां से अगर मैं D बाहर निकालूं, F अगर बाहर निकाला जाए तो D/D प्लस F हो जाएगा, D/D प्लस F। अब यहाँ पे जो F, ये जो लेंस सूत्र वाला जो फोकस दूरी जो यहाँ पे चल रही है वो फोकस दूरी भी लेंस E के लिए है, तो मैं यहाँ पे E लेके चलूंगा। सारे जो F है वो FE के रूप में होंगे, और तभी यहाँ पे क्या मिलेगा आपको FE
तो ये जो एफ ई है, अब यहां से थोड़ा सा मैं इसका पक्षांतरण करता हूं, पूरा नहीं करता हूं, केवल एफ ई है और डी प्लस एफ ई बटे डी। तो ये जो फॉर्मूला होगा ये पहले वाले लेंस की समता कहलाएगी, आवर्धन समता कहलाएगी। कब? जब प्रतिबिंब डी पर बने। अब यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, भाई कंडीशन दो ही हो सकती है, या तो प्रतिबिंब डी पर बने या प्रतिबिंब कहां पर बने? अनंत पर। तो यदि प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो उसके लिए बिंब कहां रखना चाहिए? तो कोई भी प्रतिबिंब अनंत पर प्राप्त करने के लिए हमें लेंस के सामने वस्तु को फोकस पे रखना पड़ेगा, तभी जाकर के जो उसका प्रतिबिंब है वो हमें कहां पर मिलेगा? अनंत पर। तो वस्तु को एडजस्ट करना पड़ेगा फोकस पे एडजस्ट करेंगे और आवर्तन समता का फॉर्मूला भी उसके लिए निकालेंगे। अब इतना कुछ करने के बजाय हम क्यों नहीं ये करें कि यहाँ पे जो हमने लेंस सूत्र लिया है उसमें प्रतिबिंब की दूरी हमने कौन सी रखी है? डी, क्योंकि प्रतिबिंब डी पर बन रहा है तो हम कहां पर दूरी भी कितनी लेंगे? डी लेंगे। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो डी के रूप में है। अब यदि प्रतिबिंब अनंत की बात की जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो प्रतिबिंब दूरी भी तो अनंत लेंगे, तो सीधा इस फॉर्मूले में v की जगह अनंत रखेंगे और सॉल्यूशन करके देखेंगे। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो प्रतिबिंब दूरी यानी v हम अनंत लेके चल रहे होंगे। वापस से वही अपना लेंस वाला फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u, और यहाँ v की जगह अनंत रखना है तो बात बिल्कुल तय है कि अनंत माइनस 1/u, और यहाँ पे u भी क्या हो जाएगा? u t, और फिर से u भी कौन सा है? माइनस में, तो माइनस माइनस ऑटोमेटिक प्लस हो जाएंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/अनंत प्लस 1/u t। अनंत का तो कोई खास मतलब यहाँ पे है नहीं, अनंत में से अगर इस दूरी को घटाएंगे तो वो की वो मिल जाएगी हमें। तो यहाँ क्या करेंगे कि 1/f, और f भी कौन सा चल रहा है? f e वाला, तो 1/f e इज इक्वल टू 1/u e, यानी अगर यहाँ पे f e का मान देखा जाए तो कितना मिलेगा? u e और f e दोनों बराबर होंगे। अब यदि ये मान मैं रखता हूँ कहाँ? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 हमारी क्या थी? समीकरण नंबर 1 यहाँ लिखता हूँ एक बार, m इज इक्वल टू fo अपॉन f e, यहाँ पे u e ले रहे थे हम, तो ये वाली समीकरण। अब इसमें अगर मान सब्स्टिट्यूट करूँ कौन सा? u e का f e, तो क्या मिल जाएगा आपको? ये मिल जाएगा आवर्तन समता f बराबर fo अपॉन uv, तो चूंकि f e के बराबर है तो ये f e, ये आवर्तन समता रहेगी किसकी? कब? जब प्रतिबिंब बने अनंत पर। तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो ये मिलेगा, और जब प्रतिबिंब d पर बनेगा तो आपको स्थिति वो मिलेगी। दोनों ही स्थितियों की आवर्तन समता आपको याद रखनी है और इस तरीके से आपको मान निकालना भी है इसका, और फॉर्मूला भी पढ़ना है। तो ये था आपका खगोलीय दूरदर्शी। आगे हम इनके फॉर्मूलों पे आधारित आंकिक प्रश्न भी करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे। थैंक यू।